बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने पढ़ना है बायोमास। बायोमास क्या होता है, बायोमास से हम एनर्जी कैसे हासिल कर सकते हैं, और बायोमास हमें कौन कौन से फ्यूल प्रोवाइड करता है, और कौन कौन से वेज हैं जिनके ज़रिए हम बायोमास से एनर्जी हासिल कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे बायोमास को। हम बायोमास को जब डिफ़ाइन करते हैं तो कहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का मतलब क्या है कि ऐसा एनर्जी सोर्स जिसको दोबारा पैदा किया जा सके। जैसे लकड़ी है तो उसको हम एक दफ़ा जलाते हैं और हम जब दोबारा क्या करेंगे, पौधे उगाएंगे, दरख्त उगाएंगे तो क्या किया जा सकता है, दोबारा एनर्जी हासिल की जा सकती है। इसी तरीके से एनिमल वेस्ट है, इसी तरीके से ह्यूमन वेस्ट है, इसी तरीके से गार्बेज आ जाता है, ट्री ट्रंक आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है जो हमारा वेस्ट, डिस्पोजल वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट है, तो वो सारा का सारा क्या किया जा सकता है, एनर्जी उससे हासिल की जा सकती है। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। बायोमास इज अ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग और रिसेंटली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या क्या आ जाता है, डेड ट्रीज आ जाते हैं, ट्री ब्रांचेस आ जाती हैं, रूटिंग गार्बेज आ जाता है, एग्रीकल्चर ह्यूमन वेस्ट आ जाता है, जैसे कि शुगर केन है, ग्रासेस हैं और वुड चिप्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, बायोमास में इंक्लूडेड हैं। बायोमास से जो एनर्जी हासिल की जाती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इलेक्ट्रिसिटी, पावर जनरेशन में यूज़ होती है, या हीट, ठीक है ना, पावर जनरेशन, जिसमें से हम क्या करते हैं, बिजली पैदा कर सकते हैं स्टीम प्रोडक्शन के ज़रिए। आप लोगों को पता है कि जो थर्मल एनर्जी पावर होते हैं, अब थर्मल में मोस्टली हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बायोमास पे डिपेंड करते हैं, और कुछ हैं फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंड करते हैं। फॉसिल फ्यूल मतलब कि वो जो गैसोलीन है उस पे चलते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने बायोमास को स्टीम जनरेशन के लिए यूज़ किया हुआ है, जिससे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। अब व्हाट इज़ इट, बायोमास क्या है और बायोमास क्या कर सकता है। बायोमास क्या है, अ रिन्यूएबल लो कार्बन फ्यूल अवेलेबल थ्रू आउट द यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज़ हैं, उन्होंने डेवलप कंट्रीज़ ने अपनी टेक्नोलॉजी को इस्टेब्लिश किया है और जो भी वेस्ट आता है उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवा लेते हैं। सस्टेनेबल फ्यूल दैट कैन डिलीवर अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन नेट कार्बन इमिशन विद व्हेन कंपेयर्ड विद फॉसल फ्यूल। फॉसल फ्यूल यहाँ पे क्या है, जैसे हमारे पास तेल है, मिट्टी का तेल है, हमारे पास ऑयल है, पेट्रोल है, हमारे पास इसी तरह कोल वगैरह है, ठीक है ना, जो फॉसल्स के जो रिमेन्स थे, ठीक है ना, उनसे जो बनते हैं बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, जो हीट प्रोसेसिंग है उससे जो बनते हैं। अब वो क्या करते हैं, ज़्यादा कार्बन इमिट करते हैं इन्वायरमेंट में। जो बायोमास है ये कम कार्बन इमिट करते हैं इन्वायरमेंट में। बायोमास इंक्लूड ऑर्गेनिक मैटर लाइक ग्रासेस, लीव्स, peanut shells, sugar cane fiber, sewage, etc. Fuels are sourced from wood, including pellets, chips and logs. हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। 20% एवरेज रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड, कि कितना रेट प्रोवाइड करता है, 20% रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड है। 30 to 50% अमाउंट यू कैन सेव ऑन फ्यूल बिल्स। क्या है, जब हम बायोमास से क्या कर रहे होते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, 30 से 50% तक हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। बीट ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस, क्या है, जो ऑयल और इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस हैं उस ये क्या कर देती हैं, कम कर देती हैं। प्रोवाइड ऑल योर होम और बिजनेस हीटिंग नीड्स, 5 to 7 years एवरेज पे बैक टाइम। टाइप ऑफ बायोमास में हमारे पास क्या है, वुड है, लैंडफिल गैस है, गार्बेज है, क्रॉप्स हैं और अल्कोहल फ्यूल्स इसमें शामिल हैं। अब सोर्सेज की अगर हम बात करें तो क्या है, फॉरेस्ट्री क्रॉप्स रेजिड्यूज़ हैं, एग्रीकल्चर एंड नेचुरल क्रॉप रेजिड्यूज़ हैं, सीवेज है, म्यूनसिपल वेस्ट है, और एनिमल रेजिड्यूज़ हैं और इंडस्ट्रियल रेजिड्यूज़ हैं। ये सारे के सारे जो वेस्ट आता है, रेजिड्यूज़ आते हैं, उनको कलेक्ट किया जाता है और उन्हीं से क्या किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है बाय द डिकम्पोजिशनल प्रोसेसेस। अब आइडिया है बायोमास सोर्सेज के बारे में कि बायोमास सोर्सेज क्या होते हैं। एवरी ईयर द एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस मिलियन टन्स ऑफ वेस्ट दैट कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। क्या है, जो क्या है हो सकता है,
राइस पैडी है, राइस हस्क है, राइस स्ट्रॉ है, वीट स्ट्रॉ है, कॉटन स्ट्रॉ है, ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। और इसके अलावा जो हाउसिंग क्लॉथ्स हैं जो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं, इसी तरीके से डिफरेंट पेपर प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट हमारे पास पॉलीथीन प्रोडक्ट्स हैं, सबको क्या किया जा सकता है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है। और एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री की प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी यूटिलाइज़ किया जा सकता है एनर्जी प्रोडक्शन के तौर पर। इन एडिशन द फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस इंडस्ट्री आल्सो, ठीक है ना। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री ये भी क्या करती है, बहुत सारे टन्स ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस करती है, जिसको एनर्जी सोर्स के तौर पर यूज़ किया जा सकता है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में अगर आप देखें, जहाँ पे फॉरेस्ट है वहाँ पे लीव्स इतने ज़्यादा होते हैं ऑटम के सीज़न में, या डिफरेंट सीजन्स के अंदर आप जाएं फॉरेस्ट में तो बेइंतहा लीव्स वगैरह होते हैं, या डेड गैलीज होंगी, ठीक है ना, लॉग्स होंगे, कुछ भी होगा तो वो भी क्या है, एज अ हम बायोमास यूज़ कर सकते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा क्रॉप्स जैसा कि विलोज है और स्विच ग्रास हैं, इनको भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन। फार्मर क्या करते हैं, सोयाबीन और कॉर्न को ग्रो कराते हैं अल्कोहल प्रोडक्शन के लिए, एथनॉल प्रोडक्शन के लिए। मोस्ट ऑफ द ब्राज़ीलियन जो कंट्रीज़ है, ब्राज़ीलियन ठीक है ना, ब्राज़ील है, वहाँ पे शुगर केन और कॉर्न कॉब से ज़्यादा क्या की जाती है, एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, एथनॉल को प्रोड्यूस किया जाता है। वो क्या करते हैं, अपनी मोटर व्हीकल्स इथाइल अल्कोहल पे ही चलाते हैं। फील्ड एंड प्लांटेशन बायोमास, एग्रीकल्चर क्रॉप्स, कॉब्स, स्टॉक, केन, थ्रेशेस एक्सेट्रा, ठीक है ना, हम इनको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। एडिबल मैटर फ्रॉम क्रॉप्स, एनवायरमेंटली स्पॉइल्ड ग्रेन, अगर ग्रेन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए तो उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, दालें ख़राब हो गई तो उनको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। फ्रूट, वेजिटेबल, कॉटन लिंट है, कॉटन सीड्स हैं, कोई भी चीज़ मतलब जो बर्नेबल है उसको क्या किया जा सकता है, यूटिलाइज़ किया जा सकता है। डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप्स जैसे बांस है, बम्बू को डेडिकेटेड एनर्जी क्रॉप कहा जाता है। ये उगाया जा सकता है। प्लांटेशन डेब्रिस है, गला सड़ा मवाद है, लीफ है, बार्क है, ट्रंक्स वगैरह हैं, ये यूज़ किए जा सकते हैं एज अ बायोमास। लाइव स्टॉक वेस्ट फ्रॉम फील्ड्स, ठीक है ना, गोबर वगैरह है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। डिफरेंट सोर्सेज हैं बायोमास के, जिसको हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। अर्बन वेस्ट की अगर हम बात करें तो म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट आ जाता है। म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट में जो भी कूड़ा करकट पूरे शहर का जमा होता है उसको यूज़ किया जा सकता है। सीवेज स्लज, जो गटर ओपन होते हैं और वो फिल हो जाते हैं तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। किचन एंड कैंटीन वेस्ट को क्या किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इंडस्ट्रियल बायोमास कौन कौन सा हो सकता है, एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोसेस्ड बायोमास एंड देयर वेस्ट। अब यहाँ पे क्या है, अगर कोई फ्रूट और वेजिटेबल प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है तो जो उसकी पील होगी उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। उसकी जो डेड पार्ट्स होंगे जब हम ट्रिमिंग करते हैं, या उसके कोर हो गए, पिट होगी, शेल होगी, कोई भी पार्ट होगा तो उसको क्या किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। ऑयल केक है, जब हम ऑयल निकाल लेते हैं तो उसमें जिसे हम कॉमनली खल बोलते हैं तो उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। शुगर मोलेसिस को यूटिलाइज किया जा सकता है। हाइड्स एंड स्किन वेस्ट, ठीक है ना, जो जानवरों की खालें होती हैं उनके वेस्ट को यूटिलाइज किया जा सकता है। फ्रूट ऑफ पल्प डेब्रिस, सॉडस्ट को यूटिलाइज किया जा सकता है। वुड पल्प को, पेपर शेविंग्स को, फर्मेंटेड माइक्रोबियल मैसेज वगैरह को क्या किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। अगर फॉरेस्ट बायोमास की बात करें तो हमारे पास लॉग रेजिड्यूज आ जाते, लॉग रेजिड्यूज जो गली सड़ी पड़ी होती हैं, हमारे पास गैलियाँ पड़ी होती हैं, लकड़ पड़ी होती है, टिम्बर से, फॉरेस्ट फ्लोर डेब्रिस है, एनिमल कारकेसेस हैं, अगर कहीं पे कोई जानवर मरा हुआ है तो उसकी जो बॉडी है उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर एक्वेटिक बायोमास की बात करें, आबी जानवरों में हमारे पास जो सी वीड्स होंगी जानदारों में, जैसे केल्प वगैरह है, उसको यूटिलाइज किया जा सकता है एज अ बायोमास। फ्रेश वाटर वीड्स हैं जैसे कि हैसिंथ है, डेड फिशेज हैं, माइक्रो एल्जी है, ब्लूम्स, उसको क्या किया जा सकता है, यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन पर्पज।
व्हाट इज बायो एनर्जी? अब बायो एनर्जी क्या है? द एनर्जी स्टोर्ड इन बायोमास इज कॉल्ड बायो एनर्जी। वो एनर्जी जो बायोमास के अंदर स्टोर्ड होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, ठीक है ना, डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर जो एनर्जी किसी भी बायोमास के अंदर स्टोर्ड होगी उसको हम क्या बोलेंगे? बायो एनर्जी। बायो एनर्जी इज वेरी वर्सटाइल, इट कैन बी यूज टू प्रोवाइड हीट, मेक फ्यूल्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। डिफरेंट पर्पज के लिए क्या की जा सकती है? बायो एनर्जी को यूटिलाइज किया जा सकता है। यूटिलाइजेशन ऑफ बायोमास के हम यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? सोर्सेज तो हमारे पास आ गए। टेक्नोलॉजी, एनर्जी सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विसेज प्रोवाइडेड। जब हम टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस करते हैं तो हम एनर्जी वहाँ से हासिल कर सकते हैं। बायोगैस, जिसे मोस्टली यहाँ पे गोबर गैस भी कहा जाता है, जो मुख्तलिफ चक हैं उनमें ये इंस्टॉल्ड हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में भी। तो क्या किया जाता है? वहाँ से उनको जितने भी चक के लोग होते हैं सारे के सारे गोबर को उस एक ख़ास वेल के अंदर डालते चले जाते हैं और वहाँ से जो एनर्जी गैस प्रोड्यूस होती है उसको कुकिंग पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, हीटिंग पर्पज़ के लिए है, इलेक्ट्रिसिटी, लोकल पंपिंग के लिए, मिलिंग के लिए, लाइटनिंग के लिए, और पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन भी की जा सकती है उस एनर्जी की जो वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाएगी, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस, अब इलेक्ट्रिसिटी है, लोकल पंप को, मिलिंग, लाइटनिंग और पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन, हीटिंग वगैरह के लिए, डिफरेंट पर्पज़ के लिए क्या की जा सकती है? यूज़ की जा सकती है। एथनॉल है, व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है और कुकिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। बॉयलर, स्टीम टरबाइन है, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना, फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसिंग के लिए यूज़ की जा सकती है और हीट प्रोसेस, हीट के लिए भी, हीटिंग प्रोसेस हीट के लिए भी यूटिलाइज की जा सकती है। बायोफ्यूल में गैस टरबाइन आ जाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है या हीटिंग प्रोसेस, हीट मतलब कि हीटिंग के लिए क्या की जाती है? हीट जनरेट की जाती है, जो हमने डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं घरों के अंदर, ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए, अपने जो होम स्केल हमारी नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं? बायोमास को यूटिलाइज कर सकते हैं बाय प्रॉपर ट्रीटिंग। प्रॉपर्टीज ऑफ बायोमास, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी? तो बायोमास एक अच्छी स्मूथ बर्निंग और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास क्या है? सॉलिड फ्यूल फॉर कंबस्टन, ठीक है ना, फॉलोइंग आर इम्पॉर्टेंट फॉर सॉलिड फ्यूल्स फॉर कंबस्टन। अगर अच्छी कंबस्टन करानी है अच्छा फ्यूल के तौर पर तो उसका मॉइस्चर कंटेंट लो होना चाहिए, पार्टिकल साइज कम होना चाहिए और साइज डिस्ट्रीब्यूशन इवन होनी चाहिए। प्रॉपर साइज डिस्ट्रीब्यूशन जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका प्रॉपरली साइज हो। बल्क डेंसिटी कम होनी चाहिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होनी चाहिए। जब बल्क डेंसिटी कम होगी तो लो मालिक्यूलर होंगे तो वो स्मूथ बर्निंग देंगे। हायर हीटिंग क्या है? कैलोरिक वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। अगर जितना ही कोई गैस ज़्यादा लो बॉइलिंग पॉइंट होती है तो उसका फ्लेम ज़्यादा शोलेदार होता है, इसलिए क्या किया जाता है? हायर हीटिंग या कैलोरिक वैल्यू इसकी ज़्यादा होती है। हाउ इज़ बायोमास कन्वर्टेड टू एनर्जी? एनर्जी के अंदर बायोमास को कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम? देखें, डिफरेंट क्या है वेज हैं जिनके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? इस रिन्यूएबल सोर्स से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं। डायरेक्ट बर्निंग कर सकते हैं, डंपिंग कर सकते हैं लैंडफिल्स के ज़रिए, या हम क्या कर सकते हैं? बायोगैस प्लांट इंस्टॉल करके एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। केमिकल एनर्जी वेज हैं, ये डिफरेंट जो बायोमास है उससे हासिल की जा सकती है और उससे हम क्या कर सकते हैं? टर्बाइंस वगैरह चला सकते हैं। अब क्या है? जब क्या किया जाता है? बायोमास को हीट अप किया जाता है, जब इन द लोअर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब हीट किया जाएगा तो वहाँ से स्टीम क्या की जाएगी? स्टीम प्रोड्यूस होगी और स्टीम टरबाइन को रन करने के लिए, और टरबाइन से क्या है? एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है होम्स के लिए और इंडस्ट्रीज़ के लिए। कुछ कंट्रीज़ के अंदर जो बायोमास प्लांट्स हैं उनको ख़ास तौर पे अपने मुल्क में लगाया गया है ताकि वहाँ से लोकल पॉपुलेशन के लिए एनर्जी हासिल की जा सके। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स, ठीक है ना, देयर आर waste to energy plants that burn trash to produce electricity and power million of home. Energy can also be used by burning the scrap wood or wood chips. कैसे हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं? स्क्रैप वुड को और वुड चिप्स को जलाकर भी एनर्जी हासिल कर सकते हैं।
अब कन्वर्जन के डिफरेंट वेज हैं। डायरेक्ट कंबस्टन से हम एनर्जी हासिल कर सकते हैं अगर हम उन्हें डायरेक्ट जला दें, या थर्मोकेमिकल कन्वर्जन है उससे, और बायोकेमिकल कन्वर्जन है। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में हमारे पास दो प्रोसेस आते हैं और दो ही प्रोसेस आते हैं बायोकेमिकल कन्वर्जन में। अब डायरेक्ट कंबस्टन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, थर्मोकेमिकल प्रोसेस और बायोकेमिकल प्रोसेस। डायरेक्ट कंबस्टन थर्मोकेमिकल प्रोसेस में और पायरोलाइसिस आ जाता है, गैसिफिकेशन आ जाता है। जबकि बायोकेमिकल प्रोसेस में हमारे पास क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और एनएरोबिक डाइजेस्टर, बायोगैस डाइजेस्टर यूज होता है। डायरेक्ट कंबस्टन में क्या होता है, हमारे पास जो भी बायोमास होता है उसको एक स्टोरेज टैंक में ऐड कर दिया जाता है। अब इस स्टोरेज चैम्बर से, इस कंबस्टर से क्या किया जाता है, इसको जो है प्रोसेस किया जाएगा, बर्न किया जाएगा। बर्निंग के नतीजे में जो गैस होगी वो एग्जॉस्ट से फर्नेस, बॉयलर, स्टीम, ठीक ना, टरबाइन चलाने के लिए, और टरबाइन से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, और जो ऐश होगी वो यहाँ से रिमूव कर दी जाएगी। ये कंडेंसर है, गैस को कंडेंस करने के लिए इस्तेमाल होता है। क्या, डायरेक्ट कंबस्टन सिस्टम। बायोमास इज बर्न्ड इन अ कंबस्टर और फर्नेस टू जनरेट हॉट गैस। ये हॉट गैस क्या है, बॉयलर को दी जाती है, और बॉयलर क्या करता है, स्टीम जनरेट करता है, और स्टीम क्या होती है, टरबाइन चलाती है। टरबाइन से इंजन चलता है, और इंजन क्या करता है, हीट प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सारा का सारा प्रोसेस यहाँ पे दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है थर्मोकेमिकल कन्वर्जन। थर्मोकेमिकल कन्वर्जन में हमारे पास क्या है, गैसिफिकेशन और पायरोलाइसिस है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन कैन कन्वर्ट द ऑर्गेनिक बायोमास इनटू मोर वैल्यूएबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म। गैसिफिकेशन क्या है, जब हम हीट करते हैं बायोमास को लिमिटेड ऑक्सीजन की मौजूदगी में, जब ऑक्सीजन कम होती है तो ये क्या करती है, लो हीटिंग वैल्यू गैस प्रोड्यूस करती है, ठीक है ना। ये जो जब क्या करेगी, स्टीम और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी हाई प्रेशर और टेम्परेचर के साथ, ताकि मीडियम हीटिंग वैल्यू गैस जैसे कि हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है और नाइट्रोजन है, ये प्रोड्यूस करती है। गैसिफिकेशन क्या होता है, जब बायोमास को हीट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन, ठीक है ना, तो ये क्या करती है, लो हीटिंग वैल्यू गैस प्रोड्यूस करती है। या फिर जब हम इसको स्टीम और ऑक्सीजन के साथ हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या करेगी, हाई मीडियम हीटिंग वैल्यू गैस प्रोड्यूस करेगी। अगर लो क्या होगी, ऑक्सीजन होगी, तो क्या होगा, लो हीटिंग वैल्यू गैस प्रोड्यूस करेगी। अगर मीडियम होगी ऑक्सीजन, तो क्या करेगी, मीडियम हीटिंग वैल्यू गैस प्रोड्यूस करेगी। अब ये हमारे पास गैसिफिकेशन का प्रोसेस है। ये हमारे पास क्या है, इनलेट है, जहाँ पे क्या किया जाता है, फीड मटेरियल को डाला जाता है। फीड सेक्शन है, इसको फीडिंग की जाती है। फीडिंग में यहाँ पे क्या है, इससे क्या होती है, हीटिंग होती है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द प्रेजेंस ऑफ लिमिटेड ऑक्सीजन क्या होगी, इनकी हीटिंग होगी। तो हीट के नतीजे में क्या है, यहाँ से गैस प्रोड्यूस होगी और उसकी प्लाज्मा गैसिफिकेशन की जाती है। मतलब कि 2 to 5% है प्लाज्मा ऐड किया जाता है, 2 to 5% प्लाज्मा ऐड किया जाता है। और ये प्लाज्मा क्या करता है, एयर और ऑक्सीजन की मौजूदगी में गैस प्रोड्यूस करेगा। और जो सीवेज है या रिकवर्ड मेटल्स वगैरह यहाँ से क्या कर दी जाएंगी, रिकवर कर ली जाएंगी। बाकी सारा का सारा इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होंगी, प्रोटीन्स होंगी, कोई भी ऑर्गेनिक मैटर होगा सिवाय इनऑर्गेनिक के, सारा का सारा बर्न हो जाएगा। सिर्फ मेटल यहाँ से पीछे बच जाएंगे। ये जो गैस प्रोड्यूस होगी, इस गैस को फिर कूल किया जाएगा क्विंचर के जरिए। अब इसमें जब गैस आ रही है, कूल हो रही है, तो पार्टिकुलेट मैटर रिमूवल, जो इसमें इनऑर्गेनिक या कोई दूसरे सब्सटेंसेस होंगे जो यूज़ के नहीं होंगे, उनको सेपरेट आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पे सिनर्ज गैस प्रोड्यूस होती है, सिंक गैस प्रोड्यूस होती है। सिंक गैस कहते हैं हम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है ना। अब इसको हम मीथेन गैस भी बोलते हैं, सिंक गैस को, क्योंकि ये क्या करती है, मीथेन प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होती है। अब जब हमने सिंक गैस बना ली तो वहाँ से क्या किया जाता है, सिंक गैस को पावर, एथेनॉल और स्टीम डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस में क्या होता है, बायोमास को क्लोज वेसल के अंदर हीट किया जाता है एट टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 500, मतलब हायर टेम्परेचर 500 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया जाता है, हीट अप किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
इट प्रोड्यूसेस सॉलिड लिक्विड एंड गैसेज, ये क्या करता है, सॉलिड लिक्विड और गैसेज प्रोड्यूस करेगा। पायरोलाइसिस क्या करता है, ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल को यूज कर सकता है, इसमें प्लास्टिक और रबर भी यूटिलाइज हो सकते हैं। पायरोलाइसिस इसके अलावा क्या करता है, बायोमास को डिकम्पोज करता है, हीट करता है इन एनारोबिक फॉर्म के अंदर, और इसको कंबस्ट करेगा, जलाएगा। जलाने से क्या होगा, डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस होंगी या फ्यूल ऑयल प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे देखें एक बड़ा चैम्बर है, इसमें हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाएगा, बायोमास को हीट अप किया जाएगा। इस हीटिंग के नतीजे में क्या है, जो गैस है वो प्रोड्यूस होगी। इस गैस को मेथनॉल या फ्यूल ऑयल के तौर पर यूज किया जा सकता है। और हायर टेम्परेचर पे तार या चारकोल को यहाँ से सेपरेट आउट कर लिया जाता है। बायोकेमिकल कन्वर्जन देखें, बायोकेमिकल कन्वर्जन प्रोसेस में जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूटिलाइज होते हैं। ये जो बैक्टीरिया या यीस्ट है या फर्मेंटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन के बाद क्या कर देंगे, इथेन के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। मीथेन और इथेन के अंदर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको, दो बेसिक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट्स ये है, फर्मेंटेशन है और एनएरोबिक डाइजेशन है। फर्मेंटेशन में देखें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको यूटिलाइज किया जाता है, जैसे यीस्ट है, बैक्टीरिया है। प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होगी, उनकी एनारोबिक बैक्टीरिया की मौजूदगी में डाइजेशन होगी, और उस डाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होगी, गैस प्रोड्यूस होगी, और उस गैस को यूटिलाइज किया जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ डिफरेंट, ठीक है ना, एथनॉल प्रोडक्शन के लिए या डिफरेंट पर्पजेज के लिए यूज किया जा सकता है। यहाँ पे देखें हमारे पास डिफरेंट बायोमास है, उसको क्या किया जाएगा, प्री ट्रीटमेंट दी जाएगी, हाइड्रोलाइज किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, उसको ब्रेक किया जाएगा, उसकी फिर फर्मेंटेशन होगी। फर्मेंटेशन में डिस्टिलेशन बायोएथनॉल या इसके साथ और प्रोडक्ट्स बन रही होंगी, और साथ में यहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह भी प्रोड्यूस हो रही होगी। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है वो कम हो जाती है। एनएरोबिक डाइजेशन, एनएरोबिक डाइजेशन में ये होता है जो भी एनिमल वेस्ट होगा, इंडस्ट्री वेस्ट होगा, ठीक है ना, कोई भी वेस्ट होगा, क्रॉप रेजिड्यूज होंगे, उसको एनएरोबिक डाइजेस्टर के अंदर फीड कराया जाता है। इस डाइजेस्टर से बायोगैस और डाइजेस्टेड प्रोड्यूस होता है। बायोगैस को हम फर्दर यूटिलाइज कर सकते हैं हीट प्रोसेसिंग के लिए, या फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करा सकते हैं। एनएरोबिक डाइजेशन और एनएरोबिक फर्मेंटेशन प्रोसेस involve the conversion of decaying wet biomass and animal waste into biogas through decomposition process by the action of anaerobic bacteria, ठीक है ना। एनएरोबिक डाइजेशन में भी एनाएरोबिक बैक्टीरिया अपना रोल प्ले करते हैं और उसको डाइजेस्ट करेंगे। उस डाइजेशन का नतीजे में डिफरेंट गैसेस प्रोड्यूस हो रही होती हैं, और साथ में इन वही गैसेस को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, या डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनेगी उनको यूटिलाइज कर सकते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। तो यहाँ तक कोई सवाल हो तो आपका पूछ सकते हैं। Thank you.